मैम वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे 17 अगस्त और 18 अगस्त के दोनों दिन के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज के सेशन का सबसे पहला करंट अफेयर्स कौन सा है। तो है आपका सप्तधारा रोड मैप। ठीक है, क्या है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 7 सूत्रीय रोड मैप सप्तधारा का अनावरण किया। कब किया था ये? 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा फहराते उन्हें सप्तधारा 7 सप्तधारा जो भी रोड मैप का अनावरण किया था, यानी उसके बारे में बताया था। तो क्या है 7 सप्तधारा, किसे कहा गया, क्या चीजें हैं ये। अब देखते हैं सेकंड करंट अफेयर्स क्या है। खुली पारिस्थितिकी पर गाइड जारी, क्या है ये? सबसे पहले समझिए, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे? उलान बटारा में आयोजित UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन COP17 के दौरान क्या गाइड हुआ? गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेशनल इकोसिस्टम्स। ठीक है, अभी समझाती हूँ क्या है ये। वंस ऑफ इंडिया नाम की पहली विस्तृत गाइड जारी की। उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत के घास के मैदानों और खुले प्राकृतिक क्षेत्रों को पहचानना और संरक्षण करना, यानी कि देखिए जहाँ पे घने जंगल नहीं पाए जाते, यानी कि आपका प्राकृतिक क्षेत्र जैसे कि झाड़ियाँ हो, ज्यादा घने जंगल ना हो, झाड़ियाँ हो, ठीक है, वैसे जगह पे कहाँ कहाँ ऐसी जगह है उनको पहचानना और उनका संरक्षण करना कि वहाँ के भी जो भी जीव जंतु उनको भी सही से बचाया जा सके। तो इसके लिए आयोजित हुआ है आपका ये COP17 कि कहाँ पे? मंगोलिया की राजधानी उलान बटारा में 17 अगस्त को ये आयोजित हुआ था। ठीक है, ये आयोजन COP17 17 अगस्त को हुआ था। ये एक क्वेश्चन आएगा उसमें किस डेट को हुआ था और COP17 कहाँ पे हुआ था? तो मंगोलिया के उलान बटारा जो उसकी कैपिटल है। ठीक है, और आपका अगर इसका डेफिनेशन पूछे कि UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, और किस लिए? ये मरुस्थलीय और झाड़ियाँ जैसे जो स्थान है उनके संरक्षण के लिए है। ये हुआ। जैसे बताया कि इस गाइड की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैव विविधता, जैसे जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं, कई जानवरों के रहने उनके भोजन की जगह देते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद मिलती है, इसलिए इनको मदद के लिए इस गाइडलाइन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब UNCCD COP17 क्या है? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय और रोकथाम अभिसमय, यानी देशों को भूमि के खराब होने, मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मिलकर काम करने का मंच देता है। क्या? COP17। देखते फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। फोर्थ आपका है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेपाल सेना का मानद जनरल रैंक, ठीक है, क्या है ये? भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में नेपाली सेना की मानद जनरल की रैंक से किया सम्मानित। ये एक ऑनरेबल यानी सम्मानजनक अवार्ड होता है, जो कि देखिए दोनों देशों की क्या, जैसे कि उनके कोई नौकरी और उनके कमांड वास्तविकता के लिए नहीं दिया जाता, उनके सम्मान के लिए उनको सम्मानित किया जाता है इस मानद जनरल रैंक से। ठीक है, और ये दोनों देशों के बीच होता है। अगर उनके देश की सेना है, वो हमारे देश में भी हमारे तो सेना के जो प्रमुख होते हैं, और ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के जो आपके सैन्य संबंध कितने मजबूत हैं, दोनों देशों की सैन्यों में कितनी अच्छी दोस्ती है और उनको एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है। तो इसलिए इस मानद जनरल रैंक से उनको सम्मानित किया जाता है। तो कहाँ का किया गया है? आपका भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल धीरज को सेठ काठमांडू में नेपाली सेना के मानद जनरल की रैंक से सम्मानित किया गया है। तो ये तो था कि क्या है ये सम्मान, रैंक क्या है और किस लिए दिया जाता है। अब देखिए इसका स्टैटिक पार्ट क्या है कि भारत मानद जनरल की परंपरा कब से शुरुआत हुई? 1950 से। ठीक है, पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे इस रैंक को पाने वाले? जनरल KM करियप्पा। ठीक है, और नेपाल में सम्मान नेपाल के किसके द्वारा जाता है? नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नेपाल के सेना प्रमुख को नहीं दिया गया है। 2022 में जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना का मानद जनरल बनाया गया था। ठीक है, उस साइड का है। और नेपाल के सेना प्रमुख तो भारत में भी मानद जनरल की उपाधि की क्या उपाधि दी जाती है, मतलब उनको भी दी गई है। कौन? उदाहरण के लिए हम 2019 में नेपाल सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद थापा को भी मानद जनरल की उपाधि से दी गई। तो अगर आपको पूछेगा नेपाली सेना प्रमुख को भी दी गई, तो कौन थे? पूर्णचंद थापा, जो कि हाल में 2019 में उनको इस रैंक से सम्मानित किया गया था। और अब भारतीय सेना प्रमुख में कौन थे आपके? अभी तो पूर्णचंद थापा को भारत के मानद जनरल रैंक की उपाधि दी गई है। अब चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कुछ आज 5वां जो करंट अफेयर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एशियन जूनियर बेल्ट शतरंज में क्या किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, आयोजित प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बनाते हुए किसने किया? ओपन वर्ग में वीरेंद्र और बालिका वर्ग में
सरन्या ने स्वर्ण पदक जीता। तो अगर आप बता सकते हो कि गोल्ड मेडल किसने जीता आज एशियन जूनियर बेल्ट शतरंज में, जो कि आयोजित हुआ था मुंबई में, एक ही क्वेश्चन रहेगा। और किसने जीता, तो आपका विदेंस, और बॉयज में विदेंस ओपन वर्ग में, और बालिका वर्ग में सरन्या ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये तो स्पोर्ट्स का था। ऐसे और भी करंट अफेयर से मैं 2 दिन का कवर कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो प्लीज जरूर देखना, क्योंकि स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल और नेशनल सारे इवेंट्स को मैंने कवर किया इस वीडियो में। जैसा मैंने बताया भी कि एमओई का मुख्य विषय मैंने इसके पहले ही बताया कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन, यानी इसके लिए उद्योग में रक्षा उद्योग में अनुसंधान विकास नवाचार। इसलिए बोल रही हूँ कि बार बार अगर इससे आपके क्वेश्चन आते हैं कि भारत अमोनिया में रक्षा साझेदारी किस टॉपिक पे, मतलब किससे रिलेटेड था, उसके मुख्य विषय क्या थे, किस पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। फिर आपका भारत की ओर से कौन थे रक्षा सचिव, राजेश कुमार सिंह, ठीक है। फिर भारत का रक्षा मंत्रालय था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अमोनिया का प्रमुख रक्षा तकनीकी विभाग कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, ठीक है। फिर भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था कौन है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था 6 करंट अफेयर्स। आगे 80 करंट अफेयर से बने एंड तक वीडियो। अब देखते हैं आज का लास्ट और कौन सा करंट अफेयर्स है। ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक क्या है ये, पुणे महाराष्ट्र में ब्रिक्स देशों की डिजिटल साझेदारी पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक बैठक का आयोग शुरू हुआ। ये 17 अगस्त से स्टार्ट है और 21 अगस्त को इसका एंड होगा इस बैठक का, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिक्स आया है, तो ब्रिक्स है क्या। देखिए ब्रिक्स आपको मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि क्या आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये 2011 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया है। पहले BRIC यानी ब्राजील, रशिया और इंडिया, चाइना का ही ये ग्रुप था, मतलब एक देशों का समूह था, ठीक है। बाद में इसको 2011 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया इस ब्रिक्स संस्था, संगठन जो भी कहिए आप इसमें। और जो इसका जो कहते हैं ना कि स्थापना को हुई, तो देखो पहली समिट इसका हुआ था आपका 16 जून, ठीक है, जो कि रूस के एकात्ने, अक्सर पूछा जाता है, एकातेरिनबर्ग जगह है, अक्सर ये पूछा जाता है। देखो कि स्थापना हुई थी कहाँ पे, मतलब पहली जो समिट हुई थी इसकी ब्रिक्स की, रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था, ठीक है, 16 जून, अक्सर डेट ये है, ठीक है। इसका कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर साल जब ब्रिक्स का सम्मेलन होता है तो कोई ना कोई इसके देश की अध्यक्षता करते हैं। इस बार भारत कर रहा है इसका मेजबानी, इसलिए इसका परमानेंट कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। तो खास कर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसके लिए कई देशों के साथ मिलकर इसका यही कार्य है, ठीक है। हर सब चीजों पे ध्यान देना। तो जो इंडिया में भी जो इसकी बैठक हो रही है, इस पे कौन कौन से मुख्य विषय, यानी ब्रिक्स का कार्य समूह की इस बैठक में 3 प्रमुख कार्यक्रम शामिल है। कौन कौन से, ब्रिक्स कार्य समूह की 7वीं बैठक 17 से 19 अगस्त तक है। इसमें क्या क्या होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में सहयोग, उस पर बढ़ावा दिया जाए, उसके बाद चर्चा की जाएगी। फिर सेकंड आपका 20 अगस्त को होगा, वो आपका डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो। क्या है ये, नई डिजिटल तकनीकों और साइबर सुरक्षा का प्रदान की चर्चा, मतलब इसके डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो क्या मतलब, नई डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा का प्रदान कर चर्चा, इस पे चर्चा की जाएगी 20 अगस्त को, ठीक है। इससे बताया 17 से 21 अगस्त तक चलेगी बैठक। फिर आपका थर्ड आपका 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी, ठीक है। भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा, केंद्रीय संचार मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 17 से लेकर 21 अगस्त तक ये बैठक चलेगी। अब इसका स्टैटिक फैक्ट देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते होंगे। ये तो मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया, अब इससे रिलेटेड जो आज का करंट अफेयर, इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आयोग तिथि यानी कब से स्टार्ट हुआ, 17 से 21 अगस्त 2026 को। स्थान कौन सा था, पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। अध्यक्षता कौन कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि भारत की 2026 ब्रिक्स की अध्यक्षता की तहत, जैसे भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा था, तो भारत ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य विषय क्या था, थीम पूछा जाता है, इनोवेट, कॉपरेट एंड ट्रांसफॉर्म आईसीटी फोरम, ठीक है ना, फॉर अ रिसाइलेंट फ्यूचर, ठीक है। फिर आपका आयोजक कौन है, दूरसंचार विभाग कौन आयोजक कर रहा है, ठीक है, संचार मंत्रालय और भारत सरकार, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से क्वेश्चन से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक जीके के, इस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लास में एक बात कहना चाहती हूँ कि आज के करंट अफेयर में जितने भी मैंने टॉपिक्स लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट पीसेस दे रहे हो, इवन यूपीएससी वाले भी, अगर यूपीएससी का भी एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, वनडे एग्जाम हो चाहे रेलवे के, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि एसएससी के लिए अलग आ रहे हैं या यूपीएससी स्टेट में, जैसे मैं करंट अफेयर्स का एनालिसिस कर रही हूँ तो सारे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट
सेम ही आ रहे हैं, क्योंकि आप एक करंट से अवेयर हो रहे हो। तो इसलिए मेरी वीडियो आज जरूर शेयर करना और देखना जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और जो जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में पूछे हैं, जिस टॉपिक में पूछे, इसका प्लीज आप लोग रिप्लाई करना, कमेंट करना। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।